नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और अब वक्त हो गया है देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। और चलिए स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस समय ईरान के खलीफा के कदमों में हैं। इसकी वजह पाकिस्तान से आ रहे आंकड़ों से आप समझिए। ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 लाख करोड़ रुपए का नोटिस दिया है। अगर ईरान इंटरनेशनल कोर्ट में जाए तो वो ये पैसा पाकिस्तान से वसूल सकता है। लेकिन ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 लाख करोड़ रुपए का मुकदमा आखिर क्यों किया, देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। गैस पाइपलाइन बिछाने में नाकामी। ईरान ने पाकिस्तान को आलमी अदालत जाने के हवाले से नोटिस जारी कर दिया है। तो अब आप क्या करेंगे? 2014 से 2024 पे पहुंच गए और ये आखिरी नोटिस भी हो गया है। 2008 में इंडिया इससे निकल गया था, हम भी कभी भी निकल सकते थे। और पाकिस्तान तो पाकिस्तानियों के साथ अपना कोई वादा पूरा नहीं कर सका। अमेरिका ने पाक ईरान गैस लाइन पर फिर एतराज कर दिया। अगर ईरान ने ये थ्रेट दे दी है तो ईरान को कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान अब 5 लाख करोड़ रुपए में बिकने वाला है और इस नीलामी को रोकने के लिए शहबाज शरीफ खुद खलीफा के कदमों में हैं। खबरों के मुताबिक हुकूमत के आला फैसला साज इस नोटिस पर काफी परेशान है और इस सिलसिले में पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम ने भी हिकमत अमली तैयार करने के लिए सर जोड़ लिए हैं कि मुल्क को 10 रोज कबल मौसूल होने वाले नोटिस के बाद अब कैसा जवाब दिया जाए। पाकिस्तान को ईरान ने अल्टीमेटम दे दिया है। इसकी वजह है एक गैस पाइपलाइन जो ईरान से लेकर पाकिस्तान तक बिछाई जानी थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने हिस्से का काम नहीं किया। 2014 में ईरान पाक के बीच गैस पाइपलाइन का काम पूरा होना था, लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी पाकिस्तान इसे पूरा नहीं कर पाया। ईरान ने 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके करीब 1150 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन तैयार की, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इलाके में पाइपलाइन का काम अधूरा छोड़ दिया और ऐसा करके इस्लामाबाद ने गैस पाइपलाइन समझौते की शर्तें तोड़ी हैं और समझौते के मुताबिक काम पूरा नहीं करने वाले पाकिस्तान को अब 5 लाख करोड़ रुपए ईरान को देने होंगे। गैस पाइपलाइन बिछाने में नाकामी। ईरान ने पाकिस्तान को आलमी अदालत जाने के हवाले से नोटिस जारी कर दिया है। बुखारी साहब, अब ईरान ने नोटिस जारी कर दिया है और आगे शायद जुर्माना भी हो सकता है पाकिस्तान को। डेडलाइन दी गई, लेकिन डेडलाइन के बावजूद पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन नहीं बिछाई गई। अब इसके आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? हम डिफॉल्ट करेंगे, यानी जो हमारा एग्रीमेंट था उसको ऑनर नहीं करेंगे, तो ये उसका राइट है कि वो जाए सालिसी अदालत में। और ये भी सही है कि अगर वो सितंबर तक नहीं जाता है तो उसका राइट ऑफ डिफेंस खत्म हो जाएगा। ईरान ने पाकिस्तान को नोटिस दिया है कि अगर उसने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा। ईरान ने अदालत में जाने का फाइनल नोटिस इस्लामाबाद को भेज दिया है। अब पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि अगर फैसला पाकिस्तान के खिलाफ आया तो उस पर $18 बिलियन यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। और अगर ईरान को रोकना है आलमी अदालत जाने से तो क्या हिकमत अमली अपनाना पड़ेगी? आरिफ साहब, ये बहुत बड़ा एक इश्यू अमर्ज हो सकता है और हमारी इकानमी के लिए तो खैर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट इसका होगा। और अगर ईरान ने ये थ्रेट दे दी है तो ईरान को कोई नहीं रोक सकता। हालांकि ईरान और पाकिस्तान, उनको कोई नहीं रोक सकता और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। इस गैस पाइपलाइन के जरिए ईरान से सस्ती गैस की सप्लाई पाकिस्तान को हो सकती है। इस वक्त भी पाकिस्तान की सरकार सऊदी अरब, रूस और नाइजीरिया जैसे देशों से गैस इंपोर्ट करती है। हालांकि जहाज से गैस लाना एक महंगा सौदा है, इसीलिए पाकिस्तान ने ईरान से पाइपलाइन के जरिए कम पैसों में गैस खरीदने का प्लान बनाया था। और दोनों देशों के बीच हुई समझौते की शर्तें इतनी कड़ी हैं कि अब शहबाज के पास ईरान के सुप्रीम लीडर के पैर पकड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अब क्या करेंगे? 2014 से 2024 पे पहुंच गए और ये आखिरी नोटिस भी हो गया है। अब या तो हुकूमत पाकिस्तान केस अगर हार जाता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो $18 बिलियन देना पड़ेगा, वरना ऑल्टरनेट क्या है सर आपके पास? ईरान हमारा हमसाया और हमारा दोस्त मुल्क है, उनके साथ हमारे तारीखी रवाबत और रिश्ते हैं।
अगर वो हमारे ख़िलाफ़ किसी अदालत में गए हैं तो उनके साथ बैठ के मामला फहमी करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान और ईरान के बीच पाइपलाइन शुरू नहीं हुई, लेकिन हर साल ईरान से हजारों करोड़ रुपए की गैस अवैध तरीके से पाकिस्तान पहुंच रही है। ईरान हर साल पाकिस्तान को अवैध तरीके से लगभग 8,000 करोड़ रुपए की गैस बेचता है। साथ ही ईरान से पाकिस्तान को तेल भी स्मगल किया जाता है। पाकिस्तान अगर ईरान से समझौते के तहत गैस खरीदे तो अमेरिका समेत पश्चिमी देश उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने आज भी पाकिस्तान को ऐसा न करने की धमकी दी है और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो चाहकर भी अमेरिका की धमकी को अनदेखा नहीं कर सकता। हम अब कर्जे ले रहे हैं सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए, और हमें कोई कर्जा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्जा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे खरीदना नहीं चाहता। गैर मुल्की कंपनियां बंद करके यहाँ से जा रही है। हम एफडीआई के तलाश में थे, रिवर्स एफडीआई हो रहा है। पाकिस्तान ईरान के बीच समझौते के तहत अगर ईरान सरकार सितंबर महीने में कोर्ट नहीं गई तो आगे वो कोई कानूनी कदम नहीं उठा पाएंगे। यानी ईरान का अदालत जाना तय है और ईरान का जुर्माना चुकाने के लिए पाकिस्तान को शायद खुद की नीलामी करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब बात करते हैं आरएसएस की, जो 2029 के टारगेट पर काम करना शुरू कर चुका है। केरल में हाल में हुए मंथन के दौरान आरएसएस ने जिन बातों का लक्ष्य रखा है उनमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जल्दी लागू करवाना सबसे अहम लक्ष्य है। आरएसएस ने 2013 में कुटुंब प्रबोधन अभियान की शुरुआत की थी और इस अभियान के तहत अब 30 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। यही नहीं, आरएसएस और सरकार देश की भलाई के लिए मिलकर काम करेंगे, लेकिन ये बात कुछ भड़काऊ भाईजान को अच्छी नहीं लग रही। इन्हें इसका करारा जवाब भी मिल रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। आरएसएस आतंकी संगठन है। आरएसएस ने केरल के पलक्कड़ में समन्वय बैठक के बाद जहां अपनी नजर 2029 के ऊपर दौड़ाना शुरू कर दी है, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ प्रयागराज के मदरसे से लेकर मौलानाओं की जुबान से नफरती माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ऐसे मौलानाओं को जवाब देने के लिए मुस्लिम समाज का आगे आना आने वाले दिनों के लिए बड़ी आहट है। भड़काऊ भाईजान यानी मौलाना तौकीर रजा आरएसएस को आतंकी संगठन बताने में जुटे हैं, तो यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन तौकीर रजा को करारा जवाब दे रहे हैं। आरएसएस आतंकी संगठन है, बताया क्या है? मैं ऐलान कह रहा हूँ, आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। आरएसएस को समझने की जरूरत है। ये चंद दकियानूस उनकी तो लोग आरएसएस के बारे में जिस तरह की बातें लिख करके बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे थे, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। वैसे आरएसएस इन दिनों देश से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर मुखर हो चुकी है, इसलिए इस तरह के भड़काऊ बयानों पर ध्यान देने की बजाय वो 2029 के टारगेट सेट करने में लगी है। चाहे जाति जनगणना का मुद्दा हो या फिर डिलिमिटेशन का, वो हर मुद्दे पर समाज की बेहतरी के नजरिए से देखने की बात कर रहा है। यही नहीं, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से जुड़े मुद्दे पर भी आरएसएस का पूरा ध्यान है। जनगणना और महिला आरक्षण सबसे ज्यादा फोकस में रहा। आरएसएस का मानना है कि महिलाओं को यदि 33% आरक्षण संसद में दे दिया जाता है तो देश का इतिहास बदल जाएगा। आपको बता दें कि आरएसएस चाहता है कि समाज में पिछड़े वर्ग की भलाई के लिए जाति जनगणना का डाटा इस्तेमाल हो। Of course, it is an important issue of our national unity and integrity. So it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. जबकि क्रीमी लेयर में बदलाव पर आरएसएस का मानना है कि आरक्षण से जुड़ी जातियों को भरोसे में लेकर और उनकी सहमति के बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। यानी इस तरह की जाति जनगणना पर आरएसएस के स्टैंड से बीजेपी का धर्म संकट खत्म हो चुका है। यानी इसके बाद आने वाले दिनों में आरएसएस का और अहम मुद्दों पर रुख साफ होता दिखेगा, जबकि तौकीर रजा जैसे कट्टरपंथी मौलानाओं के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आदमखोर भेड़िए बीते 51 दिनों से यूपी के बहराइच में यह आतंक का दूसरा नाम बन गया है।
लेकिन अब नए सिरे से बहराइच में ऑपरेशन वुल्फ हंट शुरू कर दिया गया है। सरकार ने 9 शार्प शूटर्स को तैनात कर दिया है, जिन्हें सीधा ऑर्डर दे दिया गया है कि भेड़िए को पकड़ना है, जिंदा या फिर मुर्दा। लेकिन इस बीच 74 साल पुराना एक खौफनाक इतिहास याद आ रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हमले, 10 शिकार, 27 घायल, 35 गांव में खौफ, 51 दिनों से दहशत, 70,000 लोगों पर खतरा। बहराइच के शातिर शिकारी भेड़िए बीते 51 दिनों से एक के बाद एक 10 शिकार कर चुके, बावजूद इसके इन्हें पकड़ा नहीं जा सका। वो रात के अंधेरे में आते और अपने शिकार को घसीट कर ले जाते, लेकिन किसी को इनकी आहट तक नहीं लगी। पुलिस से लेकर प्रशासन और वन विभाग की टीमें लगी, लेकिन अभी तक भेड़ियों का आतंक जारी है। 4 भेड़ियों को कैद भी कर लिया गया, लेकिन पूरा पैक अभी भी खेतों में सर्च टीम्स को छका रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं ये वाइट वुल्फ हंट लंबा तो नहीं खींचने वाला। 51 दिनों से जारी ये वुल्फ हंट कब खत्म होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। पहले वन विभाग की टीम लगी, फिर पुलिस और पीएसी को तैनात किया और अब शूटर्स की तैनाती कर दी गई। लेकिन सवाल उठता है कि अगर अभी भी भेड़िया नहीं पकड़ा गया तो क्या होगा। इस सवाल के साथ 74 साल पुरानी एक घटना याद आ गई। सितंबर 1950, लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ समेत आसपास के कई जिलों में भेड़ियों का आतंक पसरा। हालात ऐसे थे कि भेड़िए एक ही दिन में 3-3 शिकार कर रहे थे। हालात इतने बदतर थे कि लोग दिन में भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि पुलिस से लेकर पीएसी तक इन भेड़ियों को ट्रैक करने में नाकाम। प्रशासन का भारी अमला आसपास के जंगलों और खेतों में तैनात किया गया, बावजूद इसके किसी को भी भेड़ियों का कोई सुराग नहीं मिल रहा, जिसके बाद सेना को बुलाया। भेड़ियों के खिलाफ सेना के साथ साथ 400 शिकारियों को तैनात किया गया। 25 दिनों तक चले ऑपरेशन के बाद 4 भेड़ियों को मार गिराया गया। इस घटना का जिक्र आज इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि बहराइच में भी भेड़ियों के आतंक को 51 दिन हो गए। भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए 50 गांवों में 200 लोगों की खोजी टीम लगाई गई, बावजूद इसके भेड़ियों का कोई सुराग नहीं। अब आखिरकार वुल्फ हंट के लिए 9 शूटर्स की तैनाती कर दी गई। अब तक जिन भेड़ियों को पकड़ने के लिए जगह जगह जाल बिछाया जा रहा, अब उन भेड़ियों को शूट करने का ऑर्डर आ गया और बहराइच के खेतों और जंगलों में कुल 9 शूटर्स को तैनात कर दिया गया। यहाँ पर वो सभी अपने अनुभव के योगदान हेतु यहाँ पर सब मौजूद हैं और फील्ड में उनके द्वारा दौरे किए जा रहे हैं। और उनके द्वारा जो दिशा निर्देश हमको प्राप्त हो रहे हैं उसको उनका पालन हम कर रहे हैं। शूटर्स को साफ आदेश दिया गया है, भेड़ियों को पहले काबू में करने की कोशिश की जाए, लेकिन जब कोई भी हथकंडा काम ना आए तो भेड़ियों को मार गिराना ही लास्ट ऑप्शन, और इसकी मंजूरी अब मिल चुकी है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए नई टीम ने जिम्मेदारी संभाल ली है। नई टीम लगातार अब बैठक करके एक पूरी प्लानिंग जो है वो बना रही है। आज से इस पूरी टीम ने काम करना शुरू कर दिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अलग अलग खंड में जो टीम है वो बांटी गई हैं। लगातार जो है एक एक चीज़ जो है वो बताया जा रहा है कि कैसे जो है पूरी मॉनिटरिंग करनी है, चूँकि नई टीम को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो आदमखोर भेड़िया है वो जो है पकड़ा जाए। भेड़ियों को पकड़ने के लिए हर रूट अपनाया जा रहा है। जमीन पर सर्च टीम्स और शूटर्स तैनात हैं, तो वहीं आसमान में ड्रोन सर्विलांस के जरिए भेड़ियों को स्पॉट करने की कोशिशें जारी हैं।
वो मैप है जिसके जरिए ये पूरी प्लानिंग की जा रही है कि कहाँ किस एरिया में जो है ऑपरेशन चलाना है, और इसी पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी से भेड़िए को खोजा जा रहा है। आदमखोर भेड़िया अल्फ़ा, जिसको बताया जा रहा है कि अल्फ़ा प्रजाति का है, इसको जो है ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो इंजर्ड केसेस हैं, डेथ केसेस हैं, रेस्क्यू केसेस हैं, उनका पूरा विवरण है, उनको पूरा पॉइंट आउट किया गया है, और पूरी जो टीम है वो लगातार जो है नए सिरे से ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। भेड़ियों के आतंक को अंत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भेड़िए शातिर 51 दिनों से ये बार बार बाहर आते हैं, अपने शिकार को साथ लेकर जाते हैं, लेकिन इनका कोई अता पता नहीं लगता। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये भेड़िए पकड़ में क्यों नहीं आ रहे। हमारे इस एक्टिविटी से, हमारे ये जो हमारा प्रयास चल रहा है वहां पे भेड़ियों को पकड़ने के लिए, तो उससे भेड़िया भी थोड़ा पुश हो गया है। भेड़िया को भी स्ट्रेटेजी समझ आ गई कि अगर ऊपर से ड्रोन आएगा और मैं उस ड्रोन में दिखूंगा तो फिर मैं पकड़ पाऊंगा, तो वो भी अपने हिसाब से अडेप्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ सवाल एक बार फिर वही है कि अगर शार्प शूटर्स भी भेड़िए को हंट डाउन करने में सफल नहीं रहे तो क्या एक बार फिर 74 साल पहले की तरह सेना को उतारना पड़ेगा? क्या वुल्फ हंट के लिए आर्मी ही आखिरी रास्ता है? विशाल रघुवंशी, बहराइच, ज़ी मीडिया। तो बिल्कुल देखिए, एक तरफ जहां बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है, तो वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में आदमखोर इंसान का आतंक देखने को मिला। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर आज एक शख्स ने इंसानों से लेकर आवारा कुत्तों तक को निशाना बना लिया। देखिए जब सड़क पर आदमखोर इंसान ने मचाया आतंक, इस रिपोर्ट के जरिए। एक तरफ बहराइच में जहां आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है, तो वहीं अब मुजफ्फरनगर से कथित आदमखोर इंसान की खबर आई। एक तरफ जहां बहराइच में भेड़ियों ने 10 लोगों को अपना शिकार बना लिया है, वहीं मुजफ्फरनगर से इंसानों का पीछा करते एक कथित आदमखोर इंसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि सड़क पर दौड़ रहा यह शख्स आदमखोर हो गया है। पहले आवारा कुत्तों को दौड़ाया, फिर सड़क किनारे खड़े लोगों पर हमला कर दिया। इस शख्स का खौफ ऐसा है कि लोग भाग रहे हैं। तस्वीरें देखिए, मुजफ्फरनगर के शहरी इलाके में एक शख्स ने पहले तो आवारा कुत्तों को खूब दौड़ाया, उसके बाद उसने रुख किया सड़क किनारे खड़े लोगों की तरफ। इस शख्स को अपनी तरफ आते देख लोग भागने दौड़ने लगे, तभी इसने वहां खड़े एक शख्स पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद वहां खड़ा शख्स सड़क पर गिर गया। चंद मिनटों तक सड़क पर चले इस हंगामे में कई लोग घायल हो गए, लेकिन आखिरकार कई लोगों ने मिलकर इस शख्स को काबू में किया। इस कथित आदमखोर शख्स को स्थानीय लोगों ने किसी तरह पकड़कर रस्सी के सहारे बांध लिया और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद इसे एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय भेजा गया। इस युवक की हरकतों को देखकर सभी लोग ये मानकर चल रहे थे कि ये शायद पागल कुत्ते के काटने का असर है, लेकिन जब इसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया तो पता चला कि कथित युवक शराब समेत अन्य कई तरह के नशों का आदी था। इस शख्स ने लोगों पर हमला क्यों किया, इसकी वजह जांच की रिपोर्ट के बाद सामने आएगी, लेकिन कई मिनटों तक इस शख्स ने मुजफ्फरनगर की सड़कों पर भारी उत्पात मचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश के बरेली से उस भेड़िए की कहानी जिसके टारगेट पर सिर्फ महिला पुलिस थी। उसने करीब 10 शिकार किए, लेकिन 11वें शिकार में पकड़ा गया। इस वक्त वो पुलिस की गिरफ्त में है। क्या नाम है आपका? राजन, ये बताओ कैसे तुम महिला सिपाहियों को बताते थे? हम बात करते थे पहले तो। महिला पुलिसकर्मियों को अपना निशाना बनाने वाला भेड़िया यही है जिसकी बात हम इस समय कर रहे हैं। हाँ, यही है। शक्ल आदमी की है, लेकिन इसका दिमाग भेड़िए जैसा शातिर है। यूपी पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स का नाम राजन वर्मा है और इसका काम है महिला पुलिसकर्मियों को अपने जाल में फंसाना, उन्हें शादी का झांसा देना और लाखों रुपए ठगना। ये शख्स पुलिस की वर्दी पहनकर आता था, महिला सिपाहियों से मेल जोल बढ़ाता था, दोस्ती करता था, उसके बाद शादी करने की गारंटी देता था।
बाद में उनसे लाखों रुपए ठग कर अगले शिकार पर निकल जाता था। अब तक इसने इस तरह से महिला पुलिसकर्मियों के साथ 2 करोड़ रुपए की ठगी की है। अपने आप को वो पुलिसकर्मी बताती और अपनी जो फोटोज हैं, जो पुलिसकर्मी वाली फोटोज होती थी, उनको भेजकर और अपने झांसे में फंसाता। मुख्य रूप से ये महिला पुलिसकर्मियों को ही टारगेट करता था और शादी का झांसा देकर उनके साथ फ्रॉड करने का कार्य करता था। जो मुकदमा थाना कोतवाली जनपद बरेली में पंजीकृत हुआ है, उसमें भी इसने महिला पुलिसकर्मी के साथ कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है, जिसमें वो मुख्य रूप से अपने जानने वाले एक फाइनेंसर जो कि लखनऊ बेस्ड है। पुलिस के मुताबिक इसने 10 से ज्यादा महिला सिपाहियों के साथ धोखाधड़ी की। एक महिला सिपाही के नाम पर तो इसने बैंक लोन भी ले लिया। इसकी रेंज में सिर्फ बरेली नहीं बल्कि मुरादाबाद और लखनऊ जैसे शहर भी थे। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी राजन वर्मा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं महिला सिपाहियों को टारगेट करता था जो उसकी जाति की हो, यानी वर्मा समाज से। ऐसा क्यों? लेकिन देखिए, इस अभियुक्त का नाम राजन वर्मा है और जिन ये महिलाओं को टारगेट करता था उनके सरनेम वर्मा ही होते, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको इस तरह का शक ना हो। अभी तक उसने लगभग अपने बयान में 8-10 घटनाओं को कबूला है, क्योंकि इसमें 4 से 5 मुकदमे पहले से पंजीकृत। मुरादाबाद में 2 मुकदमे पंजीकृत हैं, श्रावस्ती में है, लखीमपुर खीरी में है, थाना कोतवाली जनपद बरेली में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। ये शख्स पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से महिला पुलिसकर्मियों का डेटा निकालता था और पता करता था कि वर्मा समाज की महिला पुलिसकर्मी कहां है। उसके बाद ये अपना जाल फेंकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब बात बाढ़ और बारिश की करेंगे। सितंबर की शुरुआत के साथ ही आसमान से मानसून मुसीबत बनकर आधे हिंदुस्तान पर बरस रही है। पहाड़ी इलाकों में तबाही के बाद अब सैलाब के शिकंजे में गुजरात, आंध्रा और तेलंगाना जैसे राज्य हैं, तो वहीं दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में भी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है। शहर शहर सैलाब के गदर पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अगस्त बीत गया, सितंबर में भी सैलाब का सितम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात सहित कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल। दक्षिण भारत में इन दिनों बारिश ने भारी कोहराम मचा रखा है। महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। भारी बारिश से हैदराबाद के भी हालात अच्छे नहीं। यहां हुई लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। हुसैन सागर झील भी उफान पर चल रही है। आंध्र प्रदेश के करीब 8 जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां तक नजर जा रही है सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। बाढ़ का पानी अब अपनी सरहद को तोड़ते हुए सैलाब का रूप ले चुका है और बाढ़ की तरफ अपना रास्ता बनाते हुए बह रहा है। आंध्र प्रदेश में करीब 4.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लोगों को लगातार रेस्क्यू करने में जुटी हैं। ड्रोन के जरिए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। बाढ़ के हालात को देखते हुए कई ट्रेनों को भी डायवर्ट किया गया। बाढ़ के पानी ने भारी कोहराम मचा रखा है। कहीं सड़कें बह गई तो कहीं पूरे के पूरे रेलवे ट्रैक को ही बाढ़ का सैलाब अपने साथ बहा ले गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थिति सबसे ज्यादा भयावह है। लोग कई दिनों से अपने घरों में बिना खाने और पानी के फंसे हैं। तेलंगाना के खंबम जैसे जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। बाढ़ की यह भयावह तस्वीरें गुजरात के सूरत शहर की। पूरे इलाके को बाढ़ ने अपने आगोश में ले रखा है। दूर दूर तक जहां तक नजर जाती बाढ़ का सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। घर, दुकानें, सड़कें सभी बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं। गुजरात में लगातार बारिश के चलते करीब 85% जिलों में बाढ़ आ गई, जिससे कारोबारियों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है।
हालांकि गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन अब बाढ़ से हुई बर्बादी के जख्म लोगों को रुला रहे हैं। वडोदरा में बाढ़ के बाद लोगों के घरों में रखा सामान बर्बाद हो गया। कई लोगों की गाड़ियां तक पानी में बह गई। पुष्पामित्री नदी के उफान पर होने से कई इलाके पानी में डूब गए, जिसके चलते लोगों को तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। गुजरात के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी। कई इलाकों में आज तेज बारिश के बाद जलभराव के हालात से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम में कई जगह पानी भरने की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं दिल्ली में अगले 2 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी है। राजस्थान के उदयपुर में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। बाढ़ की ये तस्वीरें उदयपुर के मोरबानिया की, जहां पानी के तेज बहाव में एक पुल ही बह गया। गनीमत रही कि हादसे के बाद वहां मौजूद 2 लोगों की जान बचा ली गई। पुल बहने के चंद सेकंड पहले ही दोनों युवक पुल से गुजर रहे थे। वहीं बीकानेर में बाढ़ का असर रेलवे ट्रैफिक पर पड़ रहा है। बीकानेर में जोरदार बारिश की वजह से शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली रेल लाइन भी पूरी तरह से डूब गई, और जब यहां से ट्रेन गुजरी तो नजारा कुछ ऐसा था। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को फिलहाल कुदरत के क्रोध से राहत के आसार नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी मूसलाधार बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।